अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्थ पोस्टुलेट इन क्वांटम मैकेनिक्स। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की हुई है क्वांटम मैकेनिक्स की। तो क्वांटम मैकेनिक्स की इस सीरीज में इन टॉपिक्स पर हम पिछली वीडियोज में बात कर चुके हैं। ओके, वीडियो नंबर हमने 11 स्टार्ट की थी, इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में। फिर हमने इसको अलग 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 डिटेल्स में बात की। आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 11 का डी पार्ट है, फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, लास्ट वीडियो हम थर्ड पोस्टुलेट पर बात कर चुके थे। तो आइए तो इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, हम क्वांटम मैकेनिक्स में पोस्टुलेट क्यों स्टडी कर रहे हैं? पहली बात ये है, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने जो था ना, ये देखे वीडियो नंबर 11 का जो बी पार्ट था, फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में, इसमें जवाब दे दिया था कि क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हमें 3 क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए तो हम उसकी जो वेव फंक्शन की स्टेट है उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन है, इसको मैंने डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि पहला क्वेश्चन ये है कि मैं सिंपल इधर बता देता हूँ कि टाइम टी पर जो हमारे पास फंक्शन है वो कैसा है। ओके, और सेकंड क्वेश्चन यानी कि उस टाइम टी पर उसको हम किस तरह टाइम टी आर पर किस तरह डिस्क्राइब करते हैं उस वेव फंक्शन को। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हम अगर उस स्टेट से कौन कौन से डायनामिक वेरिएबल्स को फाइंड कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एट अ लेटर टाइम टी पर जो स्टेट है क्या वो चेंज हो रही है, यानी कि जब स्टार्ट टी नॉट एंड टी पर, सॉरी, टी नॉट एंड टी पर क्या इसकी स्टेट सेम रहती है नहीं, या टाइम के लिहाज से जो स्टेट है क्वांटम की वो चेंज हो रही है नहीं। खैर, ये हमने डिटेल में फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट पोस्टुलेट में। अब हमारे पास फोर्थ पोस्टुलेट है, इसमें क्या करते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कि फोर्थ पोस्टुलेट जो क्वांटम मैकेनिक्स का है उसमें हम क्या करते हैं, यानी कि जो 3 क्वेश्चन है उन 3 क्वेश्चन का आंसर हम 5 पोस्टुलेट के जरिए फाइंड करते हैं। उन 5 पोस्टुलेट में जो फोर्थ पोस्टुलेट है वो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना। कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो हम स्टेट की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि एक पार्टिकल है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है स्टेट में, किस स्टेट में है किस स्टेट में नहीं है, अगर है तो कितनी है कितनी नहीं है, वो हम फोर्थ पोस्टुलेट के जरिए फाइंड करते हैं। ओके, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसका हम जनरल जो इसका फार्मूला है वो हम लिखते हैं कि जनरल फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू, हमारे पास ये ऊपर है बरा में साई एन है और कैट में साई है और इसका मॉड का स्केयर है, नीचे क्या है हमारे पास है साई साई। ये हमारे पास जनरल फार्मूला है। ओके, अगर हमारे पास नॉर्मलाइज्ड केस है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, तो फिर इसको हम इग्नोर कर देते हैं। फिर हमारे पास जो ऊपर वाली टर्म है वो सिर्फ वही हम लिखते हैं। लेकिन खैर वो हम बाद में देखते हैं कि नॉर्मलाइज का क्या मतलब है क्या नहीं है। अब जो प्रोबेबिलिटी है इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी का ये मतलब है कि जो हमारे पास पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन है, जो हम पार्टिकल ले रहे हैं, वो किस स्टेट में है या किस स्टेट में जाने के कितने चांसेस हैं। यानी कि आफ्टर मेजरमेंट्स, ये देखें कि ये हमारे पास एक ऑपरेटर ए है जो कि जनरल है, इसको हमने वेव फंक्शन पर अप्लाई किया है, यानी कि कैट पर हमने इसको अप्लाई किया है। तो आफ्टर मेजरमेंट हम क्या गेन करते हैं, एक आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं और हम ये फाइंड करते हैं। यानी कि ये मेरे पास क्या ऑपरेटर होता है, ये मेरे पास स्टेट वेक्टर होता है, ये मेरे पास आइगन वैल्यू होती है और इसको हम आगे स्टेट का नाम देते हैं। अब चूंकि मैं पहली वीडियोज में इस बात को डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो स्टेट होती है वो चेंज हो जाती है। यानी कि अगर ये स्टेट थी एन तो ये पी हो जाएगी, यानी कि अगर ये इसको ये टी है तो ये टी नॉट हो जाएगी, या ये टी नॉट है ये टी हो जाएगी। यानी कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए है। ये क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा होता है, क्लासिकल में ऐसा नहीं होती। इसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अब जब ये ऑपरेटर इस फंक्शन पर स्टेट वेक्टर पर अप्लाई होता है तो आफ्टर मेजरमेंट जो हमारे पास पार्टिकल है या जो पार्टिकल है वो वेव फंक्शन के किस स्टेट में जाएगा, ये हम फोर्थ पोस्टुलेट में देखते हैं। और ये हमें आइगन वैल्यू हमें सहारा देती है, हमें मदद देती है कि जो पार्टिकल है वो किस स्टेट में है वेव फंक्शन के।
यानी कि इस हम मिसाल लेते हैं कि अगर आप यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में, यूओजी में, तो अब देखें, सपोज करते हैं कि ये रूम नंबर 101 है, ये रूम नंबर 102 है, ये रूम नंबर 103 है, 105 है, और ये रूम नंबर 106 है, सपोज करते हैं हम। ओके, अब आपके वालिदैन आपसे मिलने आते हैं, तो आप इन चारों रूम में से किसी एक रूम में तो होंगे ना। जब आप यूनिवर्सिटी में आए हैं, क्लासेस ले रहे हैं, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है फाइंड करने की वालिदैन के लिए, वो क्या है? या इस रूम में होंगे, या इस रूम में, या इस रूम में होंगे, या फिर इस रूम में होंगे, किसी एक रूम में तो होंगे ना। तो अब वो आइगन जो वैल्यू है, वो आपको हेल्प करेगी आप किस रूम में हैं। या जब मस्जिद, यानी कि जिस तरह ले लें, मस्जिद की मिसाल ले लें, चलें, खैर यही मिसाल बेहतर है। मस्जिद में अगर आप हैं, तो मस्जिद के जो रूम्स होते हैं, रूम में है या सहन में है या बाहर वाली साइड पर है, तो आप मस्जिद के किस हिस्से में, अगर आपको कोई ढूंढना चाह रहा है, आपसे कोई मिलना चाह रहा है, आप स्कूल में हैं, तो स्कूल के किस हिस्से में हैं, आपको अगर कोई मिलना चाह रहे हैं, तो आपकी कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी तो होगी ना, कि इतने परसेंट चांसेस हो सकते हैं कि आप इस रूम में हो, या इस रूम में हो, या इस रूम में हो, या इस रूम में हो। या कोई आपका दोस्त है, वो कहता है कि मैं मदीना मुनव्वरा में रहता हूँ, तो आप उससे मिलने जाते हैं, तो अब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? या तो वो मस्जिद नबी शरीफ में होगा, या मस्जिद नबी शरीफ के की सहन में होगा, या मस्जिद, या जो पहाड़ है, उहद पहाड़ है, वहाँ होगा, या इससे रिलेटेड जो मसाजिद है वहाँ होगा। तो कोई ना कोई उसकी प्रोबेबिलिटी तो होगी ना, कि कितने परसेंट चांसेस है कि वो नमाज के वक्त मस्जिद नबी में हो, या हो सकता है वो नमाज के बाद ज़ियारत के लिए किसी मुक़द्दस जगह पर गया हो। तो इसकी ये डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि एक वेव फंक्शन हमारे पास ये है, साई है। अब इसकी हमारे पास स्टेट्स हैं। ओके, सपो हम वैल्यू दे रहे हैं, ये मेरे पास है, एग्जांपल वो ऊपर बुक पर मेंशन है। ओके, ये है हमारे पास, ये स्टेट 2 है हमारे पास, और ये मेरे पास स्टेट 3 है। ये मेरे पास क्या है? स्टेट 3 है। ओके, अब एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। अब हमें फाइंड करना है कि इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में है, इस स्टेट में है, या इस स्टेट में है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। चले, हम इसको हम मिसाल ले लेते हैं, यही मिसाल कि मदीना मुनव्वरा में एक मस्जिद नबवी हो गया, एक हमारे पास गज़वा उहद हो गया, और एक कोई मस्जिद ले रहे हैं, कोई मुकद्दस जगह है कोई और। ओके, उहद पहाड़ है ये मेरे पास। अब आपका दोस्त मिलना चाह रहा है आपसे, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, वो हम इस फार्मूले के ज़रिए से फाइंड करेंगे। ओके, इस फार्मूले के ज़रिए पहले इसका हम मिसाल ले लेते हैं कि पहले हम इसको देखते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं P1 का, कि प्रोबेबिलिटी हम देखने चाह रहे हैं कि जो स्टेट 1 है में इसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो हम ये फार्मूला इधर यूज़ करेंगे, P1 इज इक्वल टू, ये मेरे पास होगा, ये अब ये है ना, अब इसकी जगह हमारे पास क्या आएगा? 5 1 आएगा, ये वाला, सॉरी 1 आएगा। तो यह हमारे पास होगा, ये हमारे पास सही होगा, तो ये नीचे वैसे का वैसा ही आ जाएगा। ये है हमारे पास फार्मूला। अब इस फार्मूले में क्या बताया जा रहा है कि सबसे पहले हमें साई का पता होना चाहिए, जो कि हमारे पास ये गिवन है। ओके, सेकंड बात क्या है कि हमें इसका पता होना चाहिए, हमें इसका पता होना चाहिए। अब ये कैट में है, ये बरा में, पहले इसको हम कैट में बरा में चेंज करेंगे, फिर हम इसका मल्टीपल करेंगे, और मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास इसका स्क्वायर लेंगे मॉड का, और उसका जो मॉड का स्क्वायर है उसको इसके पर डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी वो निकल आएगी। ओके, अब इसको हम लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये है, साइज दिया गया है, जो कि हमारे पास क्या है, ये है, ये इस फॉर्म में है, और ऊपर वाला ये है, और ये मेरे पास सेम है। डन। अब हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए, ये कैट फॉर्म में, इसको हम पहले ब्रा फॉर्म में लिखेंगे। किसमें? ब्रा फॉर्म में लिखेंगे। तो मेरे पास जब इसको हम ब्रा में लिखेंगे, तो मेरे पास ये इस तरह ही आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा। डन। अब हम इन दोनों को मल्टीपल करते हैं, यानी कि अब इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे। अब ये मेरे पास कैट है, तो कैट को हमने बाहर लिखा ऐसे। तो अब हमने मल्टीपल करना है,
तो मल्टीपल करने का मतलब क्या है कि जो इसकी वैल्यू है, जो जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इस तमाम वैल्यू को इधर मैंने लिखने लगा हूँ। ओके, 2/3 है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये देखें, अब क्या करेंगे कि इसको इसके साथ, फिर इसको इसके और इसके साथ मल्टीपल करेंगे, तो मेरे पास क्या होगा कि जब इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास ये बन जाएगा ऐसे, और ये मेरे पास बन जाएगा ऐसे। ओके, और इसको आप इसके साथ मल्टीपल करते हैं तो मेरे पास क्या बनेगा, और ये मेरे पास हो जाएगा ऐसे। सिमिलरली इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, तो ये मेरे पास 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखें कि जो मेरे पास ये वाली दो टर्म्स हैं ये 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी ये, बिकॉज दे आर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ऑर्थोनॉर्मल मेरे पास बेसिस है जिसकी बुनियाद पर ये मेरे पास जो टर्म्स हैं ये मेरे पास क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगे। और जो सेल्फ प्रोडक्ट होगा इनका वो सिर्फ 1 रहेगा। अदरवाइज जो यानी कि ये 1 2 है ये 0 हो जाएगी, ये भी 1 3 है 0, ये 1 1 है सेल्फ प्रोडक्ट है। अगर यहाँ 2 2 होता तो ये भी 0 नहीं था होना। ओके हो गया। तो ये मेरे पास है, ये आ गया आंसर। तो अब इस आंसर का क्या है, इसको हम सॉल्व करते तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि 1/3 मेरे पास आंसर आ गया, किसका, इसका। ये मेरे पास आंसर आ चुका है। तो अब ये मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है ये मैं मिल गई, सॉरी अब ये मिली नहीं, अब इसको हमने मजीद डिफाइन करना है। वो किस तरह कि ये वाली वैल्यू तो आ गई, अब हमने इसका मॉड लेना है। अब इसका हम मॉड लेंगे तो मतलब क्या है कि स्क्वायर लेंगे, तो ये मेरे पास बनेगा 1/9 बन जाएगी। ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है जो नोमिनेटर में था ऊपर वाली, ये वैल्यू आ चुकी है। अब हमने फाइंड करना है ये वाली, इसको हमने फाइंड करना है। तो जब इसको हम फाइंड करेंगे किस तरह करेंगे, ये वाली चीज़ तो हमें गिवन है कैट फॉर्म में, वो हमारे पास क्या है, ये है। ओके, अब हमें ये चाहिए बरा। अब क्या करेंगे कि पहले इस कैट को हम बरा में चेंज करेंगे। जब बरा में चेंज करेंगे तो सिंपल क्या होगा कि जिससे वैल्यूज ना चेंज हो जाएंगी इसकी। सॉरी चेंज कर रहा हूँ कि जो मेरे पास है ये बरा में इसको जब हम चेंज करेंगे, तो मैं लिख देता हूँ कि जब इसको हम बरा में चेंज करेंगे यानी कि इसको हम लिखेंगे इस फॉर्म में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब जो ये वैल्यूज ये इस साइड पर आ जाएंगे, बस ये हमारे पास फर्क बने होगा। डन हो गया। अब इस दोनों की वैल्यू को अब इधर हम लिखते हैं। तो जब हम इधर हम लिखेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, मैं वो डायरेक्ट लिखने लगा हूँ कि मेरे पास इसका जो आंसर आएगा वो इस तरह होगा। प्लस होगा मेरे पास 2/3 होगा, तो मेरे पास ये 5/2 होगा प्लस लो जी। जब इसको कैट को उबरा को हम आपस में मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ओके, तो ये इक्वेशन आ चुकी है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो 1 1 हो जाएंगे ना। अब ये इसको ओपन करते हैं तो 3/9 प्लस 4/9 प्लस 2/9। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। यानी कि नॉर्म हमारे पास क्या आ चुका है, 0। यानी सॉरी 1। यानी कि जो मेरे पास ये वाली टर्म है ये क्या आ चुकी है, 1 आ चुकी है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास वेव फंक्शन है वो हमारे पास नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। ओके, ये कैसे पता लगा, हमें इसे 1 से पता लगा। अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए तो हम कहते हैं वो हमारे पास वो वेव फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। ओके, तो अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं। पहली वैल्यू ये है, सेकंड वैल्यू ये है। अब इस वैल्यू को इस फॉर्म में पुट कर देते हैं। इसमें क्या आया था, इसका आंसर आया था मेरे पास 1/9 आया था, इसका 1 आया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1/9। हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी 1 है वो हमारे पास क्या आ गई है, 1/9 आ चुकी है।
कि 1/9% चांसेस है कि जो हमारे पास पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो वेव फंक्शन की स्टेट P1 में होगा, यानी कि इस स्टेट में होगा। इसी तरह अगर हमें P2 फाइंड करना है, इसी तरह जब हमें P3 फाइंड करना है, तो हम सब सिर्फ ऐसे ही यही तमाम प्रोसेस करेंगे। अब इस तमाम प्रोसेस करने के लिए हमें इतना वक्त तो दरकार नहीं होता बाज़ का टर्मिनल्स में मिड्स में, तो हम इसके क्या करते हैं कि हम शॉर्टकट या यूज़ करते हैं। वो शॉर्टकट क्या है कि हमारे पास जो जनरल फार्मूला है हमारे पास यही है ना, हमारे पास जो जनरल फार्मूला है वो हमारे पास ये है। ओके, अब मैं बात करने लगा हूँ नॉर्मलाइज्ड। अगर हमारे पास वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है, तो हमारे पास ये 1 हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास। ओके, अब हमें कहा जाता है कि आपने P2 फाइंड करना है। अगर हमें आप P2 फाइंड करना है, सॉरी P1 फाइंड करना है, तो जस्ट और जस्ट सिर्फ आपने स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9। लो जी, ये हमारे पास P1 आ चुका है। ये हमने पहले प्रूव भी किया है कि बाकी इसका P1 आ रहा है, 1/9 आ रहा है, 1/3 आ रहा है। ओके, तो जब ये आ गया है, P1 आ गया है, तो सॉरी जो आ गया है, तो इसको हमने स्क्वायर कर देंगे बाद में, यहीं की जो मॉड का स्क्वायर कर, तो हमारे पास 1/9 बन जाएगा। सिमिलरली अगर हमें कहा जाता है कि आपने P2 फाइंड करना है, तो P2 फाइंड करना क्या है कि आपने जस्ट क्या करना है, सिर्फ जो ये गिवन वैल्यूज ना ये वाली, इसका स्क्वायर ले लेना है। 2/3 है, इसका जस्ट स्क्वायर लें तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई है। ये मेरे पास क्या है, P2 की वैल्यू आ चुकी है। सिमिलरली अगर हमें कहा जाता है कि आपने P3 फाइंड करना है, तो P3 के साथ ये वैल्यू है, इस वैल्यू को जस्ट और जस्ट सिर्फ आपने क्या लेना है कि स्क्वायर ले लेना है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। लो जी, मेरे पास आ चुका है। अब जो मेरे पास P1 P2 P3 आया है, इनको ऐड करें तो मेरे पास क्या आएगा, 1/3 है पहले का, सेकंड का 4 एंड 2/9 है। इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास क्या आंसर आता है, 1 आ जाता है। अब ये क्या शो कर रहा है कि 1 का मतलब होना का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास 100% है। 100% हमारे पास यकीन है कि जो पार्टिकल है या तो वो P1 में होगा, यानी स्टेट 1 में होगा, या स्टेट 2 में होगा, या स्टेट 3 में होगा। ये प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब होता है हमारे पास। यानी कि अगर आपके पेरेंट्स हैं, आप यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, यूनिवर्सिटी में आए हैं गुजरात में, तो आप अपने क्लासेस ले रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी में क्लासेस ले, आपके पेरेंट्स आपसे मिलने आते हैं, तो आप सिर्फ अपने पेरेंट्स को ये बताते हैं कि हमारे पास ये रूम नंबर 101 है, ये रूम नंबर 102 है, और ये रूम नंबर 015 है, और ये रूम नंबर 106 है। आप अपने सिर्फ पेरेंट्स को यही बताते हैं कि मैं इन 4 रूम में से किसी 4 रूम से मैं किसी एक रूम में हूँगा। तो आपके पेरेंट्स आते हैं तो पहले इस रूम को चेक करते हैं, फिर इसको, फिर यानी कि 80% चांसेस हैं, 80% चांसेस हैं कि आपके जो वालिदैन हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको ढूंढ लेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स को ये बता देते हैं कि अगर आप 10 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान मुझे मिलने आते हैं तो मैं इस रूम में होऊंगा 105 में, तो आपके जो पेरेंट्स आएंगे अगर इस दरमियान पीरियड में आते हैं तो वो डायरेक्ट कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। तो आप अब जो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी मिलने की, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। ये किस केस में है, अगर हमारे पास नॉर्मलाइज्ड सिस्टम है, नॉर्मलाइज्ड। और अगर आपके पेरेंट्स आपसे मिलने आते हैं और आप इन 4 रूम में से किसी एक रूम में भी नहीं होते, तो आपके पेरेंट्स जब आपसे बाद में मिलेंगे तो कहेंगे यार हम आपसे मिलने आए थे तो आप तो कहाँ थे, आप तो यूनिवर्सिटी हमें बहाना लगा कर आते हैं, जाते किधर हैं, हम तो आपसे मिलने आए तो आप आए नहीं थे। तो आप ये आंसर देंगे, अबू जी, आप चाचा जी, आप मुझसे यकीनन मिलन आए थे, लेकिन आप यूनिवर्सिटी के टाइम से बाहर आए थे। यानी कि जो मेरी क्लासेस होती हैं वो सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक होती हैं, लेकिन आप हो सकता है 9 बजे से पहले या 4 बजे के बाद में आए, तो मैं तो नहीं ना होऊंगा इस वक्त। मेरा वक्त 9 से लेकर 4 तक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस वक्त नॉर्मलाइज नहीं हुआ फंक्शन आपका, तब इसलिए आपको पेरेंट्स के आप मुश्किल होगी, मुश्किलात आई थी आपसे मिलने के लिए, आप मिले ही नहीं थे। तो वो तो यही कहते थे कि हमारा बेटा बहाना लगाता है, किसी के साथ घूमने फिरने जाता है, पार्क में जाता है, तो आप उनको यही कहेंगे कि आप टाइम में के अंदर अंदर नहीं आए,
जब हम अपने क्लासेस टाइम होते हैं उसके अंदर नहीं आए। सेम सिचुएशन यही है कि जब एक पार्टिकल है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये हमारे पास इसकी स्टेट 1 है, ये वैल्यू कुछ, ये स्टेट 2 है, ये कुछ वैल्यू, ये स्टेट 3 है। अब इस फंक्शन को, वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड होना पड़ेगा, तब हम जाकर इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करेंगे इजीली। ओके, अगर ये नॉर्मलाइज्ड है ही नहीं तो मे भी हो सकता है आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सके या ना कर सके, लेकिन अगर ये फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो आप इजीली इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो फाइंड कर लेंगे। या तो पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, या इसमें होगा, या फिर इसमें होगा, अगर ये हमारे पास वेव फंक्शन हमारे पास नॉर्मलाइज्ड है, अदरवाइज नहीं। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह खैरा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। रमज़ान मुबारक महीना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।